तो हेलो क्लास 10, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल फोकस होके पूरी मेहनत से लगे हुए होंगे। ठीक है, देखो, ऐसा कहते हैं कि अगर हम अभी मेहनत कर लें तो आने वाला फ्यूचर जो है वो हमारे लिए अच्छा होगा, ब्राइट होगा। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, जो क्लास 10th है आपके लिए, ये आपका फाउंडेशन है। ये आपका, जैसे मैं कहूँ कि अगर आपका कोई करियर बनने वाला है, आप एक बिल्डिंग बनाने वाले हो, ठीक है, जैसे आप अपने करियर के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने वाले हो, ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं कि जो जो 10th है ये आपकी पहली सीढ़ी है। और हमेशा आपको पता होगा कि पहली सीढ़ी चढ़ने में ही तक कठिनाई होती है, उसके बाद तो धीमे धीमे आदत हो जाती है। ठीक है, मतलब अगर आपने फर्स्ट स्टेप अपना फुल अच्छे से तैयार करके बढ़ाया तो आगे आने वाले स्टेप जो है वो भी आपके लिए क्या होंगे, ईजी रहेंगे। ठीक है, वैसे भी आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा जो होता है वो पहले धीमे धीमे फर्स्ट स्टेप रखने में ही उसको दिक्कत होती है, पर एक बार जैसे ही वो चलना सीख जाता है तो फिर उसके लिए सारी चीज़ें आसान होती हैं। ठीक है, चलो, तो आज के लिए, आज जो है वो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास को। पिछली क्लास में मैं आपको फेडरलिज्म पढ़ा के गया था। ठीक है, आज मैं उसके लिए उसके आगे कंटिन्यू करूंगा जिसमें इंडिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो अवर हेडिंग है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। इंडिया को ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो फेडरल कंट्री बनाती हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे, वी हैव अर्लियर seen how small countries like Belgium, Sri Lanka face so many problems of managing diversity। ओके, हमने भी पिछले वाले एग्जाम्पल में और पिछले वाले चैप्टर में भी देखा था कि किस तरीके से बेल्जियम और श्रीलंका को अपनी कंट्री में जो डाइवर्सिटी थी, अलग अलग टाइम अलग अलग लोग थे, उनको मैनेज करने में बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। वॉट अबाउट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया विथ सो मैनी लैंग्वेज, रिलीजन एंड रीजन्स। जब श्रीलंका और बेल्जियम में केवल लैंग्वेज के बेसिस पर था, पर आप इंडिया में सोचो कि इंडिया में कितनी सारी लैंग्वेज है, कितने सारे धर्म के लोग रहते हैं, कितने सारे रीजन से अलग अलग क्षेत्र के लोग रहते हैं, तो इंडिया को कैसे मैनेज किया जाता है, ये सारी कैसे इंडिया इन सारी डाइवर्सिटी को मैनेज कर पाता है। व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन अवर कंट्री। हमारे देश में जो पावर शेयरिंग है उसकी क्या व्यवस्था है, क्या अरेंजमेंट है, उनको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर, चलिए, सॉरी, इस पोर्शन में पढ़ेंगे। आगे आ जाइए। लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इंडिया हैड इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। ओके, इंडिया को आज़ादी जो मिली थी वो पार्टीशन के बाद मिली, और ब्लडी मतलब खून खराबा बहुत ज़्यादा हुआ था, हमने अपने लोगों को खोया था। ठीक है, और दूसरी कम्युनिटी के लोगों ने भी अपने लोगों को खोया था, तो वो बहुत ही पेनफुल भी था। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, soon after independence many, एक सेकंड रुकना, soon after independence several princely states became a part of the country। ओके, आज़ादी के बाद कई सारे प्रिंसली स्टेट्स जिन पर राजाओं का अधिकार था वो किसका पार्ट बन गए थे, हमारे इंडिया का पार्ट बन गए थे। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि इंडिया जो है वो सभी स्टेट से मिलके बना हुआ है। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। पर ये जो यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाई गई है किसके बेसिस पर बेस्ड है, फेडरलिज्म पर बेस्ड है, मतलब शेयरिंग ऑफ पावर। ओके, लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मेंशन्ड अबव। ओके, हमने पिछली वीडियो में उन 7 फीचर्स को पढ़ा था। We can see that all these features apply to the provision of the Indian Constitution। और हमने जो पीछे 7 फीचर्स को पढ़ा था, जो 7 विशेषताएं पढ़ी थी फेडरलिज्म के बारे में, हम वो देखते हैं कि वो सारी विशेषताएं जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई होती हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर आ 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जनरली कितने टाइप की गवर्नमेंट हमारे यहाँ चलती है, 2 टायर। कितने, 2 टायर। ओके, कितनी गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, 2 टायर। देखिए यहाँ पर, फॉर अ 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सबसे पहले कौन सा है, द यूनियन गवर्नमेंट, नंबर 1, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं। ओके, दूसरी क्या है, अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया, ये इंडिया को रिप्रेजेंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और दूसरा कौन सा है, स्टेट गवर्नमेंट। कौन सा है,
स्टेट गवर्नमेंट। ओके, लेटर अ थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड। सबसे पहले शुरुआत में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट आया था और स्टेट गवर्नमेंट आया था, पर इसके बाद एक थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट भी जोड़ी गई, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम जानते हैं, एक सेकेंड, इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी। किस नाम से जानते हैं, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी के नाम से जानते हैं। ओके, एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टायर्स एंजॉय सेपरेट जुरिस्डिक्शन। ओके, फेडरेशन में देखें तो ये तीनों टायर जो है, सेंट्रल, स्टेट और पंचायत या म्युनिसिपैलिटी, इनकी अपनी पावर है, ठीक है, अपने क्षेत्राधिकार है, अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन है। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ थ्री-फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दस इट कंटेन्स थ्री लिस्ट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर्स को डिवाइड किया है, इसीलिए तीन लिस्ट बनाई गई है। और ये तीन लिस्ट याद रखना, क्योंकि इन तीनों से क्या होता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे पहली जो है वो है यूनियन लिस्ट। कौन सी है, यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है, देखो यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है। यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, देश के लिए क्या जरूरी है, जैसे कि सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, देश की सुरक्षा व्यवस्था, फॉरेन अफेयर्स, विदेशों के साथ संपर्क हमारे, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। ठीक है, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, यूनियन लिस्ट में आती हैं। They are included in this list because we need a uniform policy on these matters throughout the country. सबसे पहले तो ये समझो कि डिफेंस ऑफ कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन और करेंसी, ये तीनों ये जो है आपके 1 2 3 4 5, ये 5 चीजें किस में आती हैं, यूनियन लिस्ट में आती हैं। रीजन क्यों, क्या है, रीजन ये है कि हमें इनके लिए क्या चाहिए, यूनिफॉर्म पॉलिसी। यूनिफॉर्म पॉलिसी मतलब देश में सभी के लिए एक जैसी लागू हो, ठीक है, चेंजेस नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि मध्य प्रदेश में अलग करेंसी चल रही है, उत्तर प्रदेश में अलग करेंसी चाहिए, ऐसा नहीं। पूरे इंटायर कंट्री के लिए क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट में जो चीजें लिखी गई हैं, जैसे आपके अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, इन सारी चीजों पर अगर कोई लॉ बनाना है, ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले ही बना सकती है। क्लियर, आगे दूसरी लिस्ट कौन सी है आपकी, स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट contain subject of state and local importance such as police, trade, commerce, agriculture and irrigation। स्टेट लिस्ट में क्या आता है, तो स्टेट लिस्ट में लोकल बातें होती हैं, जैसे किसी स्टेट से रिलेटेड है, जैसे उस स्टेट की पुलिस, उस स्टेट का व्यापार, ठीक है, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इन सब के बारे में डिस्कस अगर किसी स्टेट का है तो वो किस में जाएगा, स्टेट लिस्ट के अंदर जाएगा। The state government can alone make laws related to the subject mentioned in the state list। स्टेट लिस्ट में ये जो मैंने सब्जेक्ट मेंशन किए, पुलिस, स्टेट, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इन पर अगर कोई कानून बनाना है तो स्टेट गवर्नमेंट अकेले बना सकती है। क्लियर। थर्ड लिस्ट जो है हमारी वो कौन सी है, कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में क्या आता है, कंकरेंट लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से रिलेटेड जो पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाता है। इंक्लूड्स सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे पॉइंट्स जो किसके लिए भी जरूरी है, यूनियन गवर्नमेंट के लिए भी जरूरी है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी जरूरी है, और उसके साथ साथ किसके लिए जरूरी है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी जरूरी है। अब वो कौन से पॉइंट्स है, तो वो पॉइंट्स है बेटा एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो किसमें आते हैं, कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, और ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और यूनियन गवर्नमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसी वजह से both the union as well as the state government can make law on the subject mentioned in the list। तभी इसी वजह से 1 2 3 4 5 6 ये चीजें थी, इन पर स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और यूनियन गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। If their laws conflict with each other, the law made by the union government will prevail। और इन पे अगर लॉ बनाते हैं और अगर इनके लॉज में कोई कंफ्लिक्ट होता है तो जो यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया है उसको लागू किया जाएगा। क्लियर। आगे, व्हाट अबाउट सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट। अब उन चीजों का क्या होगा जो
इनमें नहीं आती, ना स्टेट में आती है, ना यूनियन लिस्ट में आती है, ना कंकरेंट लिस्ट में आती है, उनका क्या होगा? तो देखो उनमें और सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कंप्यूटर वगैरह के बारे में तो कोई जानकारी थी नहीं, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में बात, अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को भी हम ऐड करें तो किस में करेंगे? कंकरेंट में करेंगे, स्टेट में करेंगे, या यूनियन में करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए भी कोई समाधान बनाया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। देखो, अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। समझ गए क्या कहा गया है? कि जो भी चीजें कंकरेंट में नहीं आती, स्टेट में नहीं आती, या यूनियन लिस्ट में नहीं आती, तो जो भी बच गया है उसके ऊपर डिसीजन कौन लेगा? यूनियन गवर्नमेंट लेगी। कौन लेगा? यूनियन गवर्नमेंट। ओके, आगे। और ये जो बचे हुए हैं ना, जो ये किसी भी लिस्ट में नहीं आते, उनको हम क्या कहते हैं? रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। क्या कहते हैं? रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। आगे आ जाओ। We noted above that most federations that are formed by holding together do not give equal power to its constituent units. ये बात भी है, कल हमने जब हमने होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन पढ़ा था तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि ये जो भी यूनिट्स हैं जो साथ में मिलकर हैं, ये क्या करती हैं? इनमें सभी के पास इक्वल पावर नहीं होती है। ठीक है, thus all states in the Indian union do not have identical powers. ओके, तो जितने भी स्टेट्स हमारे इंडिया में है, उन सभी के पास कोई पावर्स, मतलब इंडिविजुअल स्पेशल पावर्स नहीं है, बस किसी को छोड़कर। जैसे सम स्टेट्स एंजॉयज अ स्पेशल स्टेटस, कुछ स्टेट्स के पास स्पेशल है, ठीक है, विशेष है। जैसे स्टेट सच एज आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, स्पेशल पावर अंडर सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 371 ड्यू टू देयर पेक्यूलियर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस। ये कुछ स्टेट्स हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिजोरम, नागालैंड, ये आर्टिकल 371 की वजह से इन्हें कुछ स्पेशल पावर दी गई है। ठीक है, इन स्टेट्स के पास कुछ स्पेशल पावर्स को रखा गया है। जैसे देखो यहाँ पर, these special powers are especially enjoyed in relation to the protection of land rights of indigenous people, their culture, and also preferential employment in government services. ये स्पेशल पावर क्यों दी गई है? ये स्पेशल पावर इसलिए दी गई टू द प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल। जो लोग वहां रह रहे हैं उनका जमीन पर उनका अधिकार बना रहे, ठीक है, उनका कल्चर बचा रहे, ऑल्सो प्रेफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज, और गवर्नमेंट सर्विसेज में भी क्या रहे, उनका इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, इसलिए उन लोगों को थोड़ी सी स्पेशल पावर दे दी गई है। इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट ऑफ दीज स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हियर। ये भी है, देखो कि जो इंडियंस इन स्टेट्स में नहीं रहता, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड में नहीं रहता, तो ये वहां पर जमीनें भी नहीं खरीद सकता। ठीक है, सिमिलर स्पेशल प्रोविजन एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल। इसी तरीके से कुछ और स्पेशल पावर्स जो है इंडिया में और भी स्टेट्स को दी गई है। क्लियर? आगे नीचे आ जाओ। अब उनकी बात करते हैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर। अब इंडिया में कई सारी ऐसी यूनिट्स है बेटा जो बहुत ज्यादा छोटी हैं। ठीक है, क्या है? बहुत ज्यादा छोटी हैं कि हम उनको एक इंडिपेंडेंट स्टेट, उनको हम एक स्टेट नहीं बना सकते। ठीक है, देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। ओके, ये तो ठीक है कि यहाँ कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं जिनके पास बहुत कम पावर होती है। ठीक है, these are areas which are too small to become an independent state but which could not be merged with any of the existing states. ये एरियाज जो हैं वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, ये कोई यूनिट्स जो है वो इतनी ज़्यादा छोटी होती हैं कि हम उन्हें किसी के भी साथ ऐड नहीं कर सकते और ना ही हम उन्हें इंडिपेंडेंट स्टेट बना सकते हैं। तो इन्हीं यूनिट्स को हम फिर क्या नाम देते हैं? यूनियन टेरिटरीज। क्या नाम देते हैं? यूनियन टेरिटरीज। जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, लक्षद्वीप और द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, इन सभी को हम किस में रखते हैं? यूनियन टेरिटरीज में। क्यों? क्योंकि ये इतने ज्यादा छोटे हैं कि हम इन्हें किसी भी स्टेट के साथ मर्ज नहीं कर सकते। ठीक है, और ना ही हम इनको किसी स्टेट में, ना ही हम इनको कोई इंडिपेंडेंट स्टेट बना सकते हैं। क्लियर?
These two territories do not have the power of a states. इन्हीं यूनियन टेरिटरीज पर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का पावर नहीं रहता, तो फिर किसका रहता है? तो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर इन रनिंग दीज एरिया। तो इन यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड जो भी डिसीजन होगा वो किसके द्वारा लिया जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाएगा। क्लियर? लास्ट, दिस शेयरिंग ऑफ पावर, this sharing of power between the union government and the state government is basic structure of the constitution. Okay, तो ये जो पावर है जो हम यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बांटते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि आप इस तरीके से पावर्स को एक दूसरे के साथ डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, इट इज नॉट इजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। पर ये जो पावर शेयरिंग है, जैसे लिस्ट बना दी गई, डिस्कशन कर लिया गया कि आप इसमें देखिए आपकी ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से ये पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो है वो बनाना कोई आसान काम नहीं है। क्लियर? द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। जो पार्लियामेंट है वो भी इस चीज़ में कोई बदलाव नहीं कर सकता। एनी चेंज टू इट हैज़ टू फर्स्ट पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विच एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेजोरिटी। अगर आप इस पावर शेयरिंग में कोई चेंजेस करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? पास करवाना पड़ेगा। किससे? हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों लोकसभा राज्यसभा से, और उसमें भी कैसे? 2/3 मेजोरिटी। कितनी मेजोरिटी होनी चाहिए? 2/3। देन इट हैज टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। और इसके बाद भी जैसे हमारे यहाँ स्टेट्स है 28, तो 28 में आधी 15 स्टेट्स ये क्या करेंगे? पुष्टि करेंगी। ठीक है, इस चीज़ की कि जो पावर शेयरिंग में चेंजेस कर रहे हैं ये सही है या गलत, उसके बाद उसमें बदलाव किया जाएगा। क्लियर? द जुडिशियरी, ये जो है, अब देखो आपको हमेशा से पता है कि हमारे यहाँ जो जुडिशियरी है वो इंडिपेंडेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट, वो किसी से जुड़ी हुई नहीं है। तो जब भी ये पावर शेयरिंग में कोई दिक्कत आती है या फिर किसी को किसी गवर्नमेंट को या दूसरी गवर्नमेंट से दिक्कत होती है, तो वो किसके थ्रू सॉल्व किया जाता है? जुडिशियरी के थ्रू। The judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provisions and procedures. Okay. सबसे पहले तो जुडिशरी की नज़र होती है कि वो देखती है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं, प्रोसीजर्स हैं, ये सभी जगह इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये सबसे पहले वो नज़र बना के रखती है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन। अगर ये पावर शेयरिंग में कोई डिस्प्यूट होता है, कोई विवाद होता है, तो फिर डिसीजन कौन लेगा? हाई कोर्ट लेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट लेगा। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्स बाय लेविंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड द रिस्पांसिबिलिटी असाइन्ड ईच ऑफ देम। जो यूनियन गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, इनके पास खुद की पावर होती है कि ये टैक्सेस बढ़ाकर, टैक्सेस लगाकर क्या कर सकते हैं? अपने लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दी गई है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंडिविजुअल भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं रखेंगे। आज आपके लिए मैंने व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री के पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया। ठीक है, कल की वीडियो में हम इसके आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो को यहीं पर बस खत्म करते हैं। अपना ध्यान रखिए और हाँ, पढ़ाई पर मन लगा के, तेजी मन बिल्कुल लगा के लगे रहो। ठीक है, डटे रहो। ठीक है, चलो तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।